Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is object oriented programming for BS Computer Science second semester. पिछले लेक्चर के अंदर हमने काफ़ी चीज़ डिस्कस की थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हवाले से। आज हम तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। पिछले में हमने कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को डिस्कस किया था, तो आज हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले व्हाट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हम ये डिस्कस करेंगे। साथ में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट एज फंक्शन। ऑब्जेक्ट एज फंक्शन हम कैसे पास करेंगे, और इसके साथ जो तीसरा चीज़ हम डिस्कस करेंगे, जो तीसरी चीज़ होगी वो हम डिस्कस करेंगे member function defined outside the class. Defining member function outside the class. मतलब क्लास के जो मेंबर फंक्शन होंगे उसको हम क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है, इससे पहले हमने पिछले सेमेस्टर में डिस्कस किया था फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग आपको अगर याद हो तो हमने कहा था कि a number of function with same name but different type or number of parameters. हमने ये कहा था कि हमारे पास अगर एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा फंक्शन हो, a number of function, एक से ज्यादा functions with same name, जिनका नेम क्या हो, सेम हो, but different number और type of parameter, लेकिन उनके नंबर ऑफ पैरामीटर या टाइप ऑफ पैरामीटर क्या हो, डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है इंटीजर ऐड, और ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये ऐड कर रहा है इंटीजर ए और इंटीजर बी को। क्या कर रहा है, इंटीजर ए और इंटीजर बी को ऐड कर रहा है, ठीक है। एक और फंक्शन है वो इंटीजर ऐड इंटीजर ए इंटीजर बी और इंटीजर सी, ये अब ऐड कर रहा है तीन पैरामीटर्स को, ठीक है। ये ऐड कर रहा है इंटीजर ए बी, दो पैरामीटर्स को, ये ऐड कर रहा है इंटीजर ऐड ए बी और सी। इसका भी नाम ऐड है, इसका भी नाम ऐड है, ठीक है। लेकिन अब ये जो है ये फंक्शन डिफरेंट है, क्योंकि ये दो पैरामीटर्स को ऐड कर रहा है। ये फंक्शन डिफरेंट है, ये तीन पैरामीटर्स को ऐड कर रहा है। अब इधर से लेट सपोज मेन फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, मेन फंक्शन के अंदर मैं कह रहा हूँ कि ऐड 5 और 6, 5 और 6, 5 और 8, तो ये कौन से फंक्शन को कॉल करेगा, ये डेफिनेटली कॉल करेगा ये पहले वाले को, क्योंकि जो 6 है वो कॉपी होगा ए में, 8 जो है वो कॉपी होगा बी में, और इन दोनों को फिर बॉडी के अंदर ऐड करेगा, ठीक है। तो कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, कंपाइलर कंफ्यूज नहीं हो रहा, वो डेफिनेटली जब हम ये फंक्शन कॉल करेंगे तो ये इस फंक्शन को कॉल करेगा। लेकिन जब मैं इसमें 3 पैरामीटर्स डालूं, लेट सपोज मैं कहूं कि ऐड 6, 8 और 9, तो डेफिनेटली अब जो 6 है ये ए में कॉपी होगा, 8 बी में और 9 जो है वो सी में कॉपी होगा। तो अब ये जो फंक्शन है अब इसको कॉल करेगा, ठीक है। इस दूसरे नंबर पे जो फंक्शन है इसको कॉल करेगा, पहले वाले को नहीं करेगा, क्योंकि इसमें 3 पैरामीटर है, तो ये इसको 3 वो फॉर्मल पैरामीटर्स चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। अच्छा, अभी लेट सपोज एक मेरे पास ये है फ्लोट ए और फ्लोट बी, तो अब ये इसके भी दो पैरामीटर्स हैं लेकिन दोनों इंटीजर है, इसके भी दो पैरामीटर्स हैं लेकिन दोनों फ्लोट है। अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा 6 और 8 के साथ, तो ये इस फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी इंटीजर्स है और ये दोनों भी इंटीजर्स है। और जब मैं इसके साथ ये करूं 6.5 और 8.3, 8.7, तो अब ये दोनों अब बन गए फ्लोट वैल्यूज, तो अब वो उस फंक्शन को कॉल करेगा जो जिसके पैरामीटर्स फ्लोट हो।
तो ये एक फंक्शन है, इसके पैरामीटर्स फ्लोट है, ठीक है, तो ये इस फंक्शन को कॉल करेगा। अब ये स्टेटमेंट इस फंक्शन को कॉल करेगा। तो अब मैंने आपको बता दिया कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है। एक प्रोग्राम में सेम नंबर ऑफ फंक्शन बट डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर या डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर। पहले जो मैंने बताया वो डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर, इस फंक्शन में 2 पैरामीटर और इसमें 3 पैरामीटर्स थे, तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग हो गई थी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पैरामीटर्स। अब मेरे पास एक ही नेम के 2 फंक्शंस हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पैरामीटर। इसके अंदर 2 पैरामीटर्स है, लेकिन दोनों इसका इंटीजर डेटा टाइप है। इसके अंदर भी 2 पैरामीटर्स है, लेकिन दोनों जो है वो फ्लोट इसका डेटा टाइप है। तो इसको हमने डिस्कस किया था, इसको कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। सिमिलरली इसी तरह जो हमारे पास है वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी इसी तरह है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में हमारे पास क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में अ क्लास हैज more than one constructors। क्लास हैज मोर देन वन कंस्ट्रक्टर्स, इसका मतलब ये है, इसके साथ हम ये नहीं लिखते कि विद सेम नेम बट डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर। सेम नेम इसलिए नहीं लिखेंगे कि कंस्ट्रक्टर तो होता वो है जिसका सेम नेम हो क्लास के साथ, ठीक है। तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टर्स का तो नाम सेम ही होगा, क्लास का नाम होगा। A class has more than one constructor with different type or number of parameters। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है, एक क्लास के अंदर एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर होंगे, लेकिन हर कंस्ट्रक्टर का नंबर ऑफ पैरामीटर या टाइप ऑफ पैरामीटर चेंज होगा, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है डिस्टेंस, लेट्स सपोज मेरे क्लास है डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस क्लास में लेट्स सपोज मेरे पास 2 पैरामीटर्स हैं, 2 कंस्ट्रक्टर है। लेट्स सपोज एक है मेरे पास डिस्टेंस और दूसरा लेट्स सपोज मेरे पास पैरामीटर है डिस्टेंस, कंस्ट्रक्टर है डिस्टेंस, इंटीजर फीट, इंटीजर ft, फ्लोट इंचेस। अब ये भी कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, क्योंकि इसका डिस्टेंस क्लास के साथ सेम नेम है, ठीक है, तो इसलिए ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया। और ये भी कंस्ट्रक्टर है, लेकिन इसमें इधर देखो पैरामीटर नहीं है, ये नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। और देखो इधर इसमें 2 पैरामीटर्स है, तो ये हमारे पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अगर आपकी क्लास में 2 कंस्ट्रक्टर हो, ये दोनों कंस्ट्रक्टर है ना, क्यों कंस्ट्रक्टर है, इसका भी सेम नेम इस क्लास है, इसका भी सेम नेम इस क्लास है, इसका भी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, इसका भी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, तो ये दोनों हमारे पास कंस्ट्रक्टर हो गए। लेकिन इन दोनों कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस क्या है कि इस दूसरे वाले में पैरामीटर्स है, दूसरे वाले में क्या है, 2 पैरामीटर्स है, पहले वाले में पैरामीटर्स नहीं है। तो इस कंसेप्ट को हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। अगर हमारे पास क्लास के अंदर 2 कंस्ट्रक्टर्स हो, लेकिन दोनों के नंबर ऑफ पैरामीटर्स या टाइप ऑफ पैरामीटर चेंज हो, तो इसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। दूसरा जो टॉपिक हम डिस्कस करें वो ऑब्जेक्ट एज फंक्शन। तो ऑब्जेक्ट एज फंक्शन हम पास कर सकते हैं, जैसा कि हम लेट्स सपोज इधर देखो, लेट्स सपोज मैं इंटीजर ऐड को पास कर रहा था। लेट्स सपोज मैं इधर मेरे पास एक है इंटीजर a इज इक्वल टू 6, इंटीजर b इज इक्वल टू 12, और मैं कॉल कर रहा हूं इंटीजर ऐड a और b। जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं तो इसको मैं पैरामीटर्स पास कर रहा हूं। जब ऐड फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूं तो इसको मैं पैरामीटर पास कर रहा हूं। ये पैरामीटर्स क्या है, सिंपल डेटा टाइप्स है, सिंपल वेरिएबल्स है, ठीक है। इसको तो मैं कर सकता हूं, ये तो हम पिछले सेमेस्टर में भी कर चुके हैं। या लेट्स सपोज मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूं स्क्वायर्टी, और स्क्वायर्टी को मैं एक वैल्यू पास कर रहा हूं, लेट्स सपोज 25।
तो ये क्या है, 25 एक वैल्यू है, मैं इस स्क्वायरिटी को पास कर रहा हूँ कि मुझे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करो 25 का, तो ये वैल्यू जाएगी स्क्वायर रूट फंक्शन में, इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट होगा और लेट्स सपोज मैं इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको इस फंक्शन को हमने कॉल किया है, इसको हमने एक सिंपल वैल्यू पास की है। इसी तरह हम ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं फंक्शन को कॉल करते वक्त। लेट्स सपोज मेरे पास ये डिस्टेंस क्लास है, इसमें मैं लेट्स सपोज एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, लेट्स सपोज ऐड डिस्टेंस मैं कॉल कर रहा हूँ और इसको लेट्स सपोज ये मेरे पास एक फंक्शन है, इसमें मैं दो पैरामीटर लेता हूँ, डिस्टेंस d1 और डिस्टेंस d2। ठीक है, और जब मैं इसको कॉल करूंगा, ठीक है, तो कॉल करते वक्त मैं अब डिस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट में इसको पास करूंगा। जिस तरह हम सिंपल डेटा टाइप पास करते हैं, इस तरह हम ऑब्जेक्ट भी एज मेंबर फंक्शन एज आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट एज फंक्शन पैरामीटर। जो तीसरी बात है जो हम डिस्कस करना चाहते हैं वो है डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास। तो क्लास के अंदर भी हम मेंबर फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, क्लास के बाहर भी कर सकते हैं। तो क्लास के बाहर करने के लिए वी यूज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ये जो दो फुल कोलन मैंने यूज किए, इसको कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, वी ओनली declare function inside class के अंदर हम सिर्फ डिक्लेयर करते हैं फंक्शन को, एंड डिफाइन फंक्शन आउटसाइड द क्लास। तो फंक्शन जो है डिफाइन फंक्शन आउटसाइड द क्लास के बाहर हम क्या करेंगे, फंक्शन को डिफाइन करेंगे और यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। लेकिन साथ में हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करेंगे। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कौन सा वाला है, ये वाला है। ठीक, तो इन तीनों कॉन्सेप्ट में मैंने एक प्रोग्राम लिखा है इधर अपने कोड ब्लॉक के अंदर। इधर मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये है। देखो इस प्रोग्राम के अंदर मेरे क्लास का जो नेम है वो डिस्टेंस है, वही प्रोग्राम है जो पिछले लेक्चर के अंदर आपने डिस्कस किया था। डिस्टेंस के दो पैरामीटर है, फीट और इंचेस। ठीक है, तो फीट और इंचेस हमारे पास दो पैरामीटर है क्लास के अंदर मैंने दो कंस्ट्रक्टर लिया है। एक ये कंस्ट्रक्टर है, क्यों ये कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि इसका नाम भी क्लास के नाम के साथ है और इसका भी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। एक मेरा ये कंस्ट्रक्टर है, ये दो कंस्ट्रक्टर मैंने ली है। ये कंस्ट्रक्टर जो है ये नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है और ये कंस्ट्रक्टर जो है ये टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, इसको मैं जब कॉल करता हूं तो कोई मतलब पैरामीटर मैं पास नहीं कर रहा, लेकिन जब मैं जब कोई पैरामीटर पास करूंगा तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, तो वो तो आप लोगों को पता है कि इधर फीट और इंचेस जो है वो 0 से इनिशियलाइज होंगे, इधर फीट और इंचेस जो वैल्यूज हम पास करेंगे उनसे इनिशियलाइज होंगे। अच्छा, इन दोनों की जरूरत क्या है, क्योंकि पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो क्लास डिस्कस किया था उधर हम सिर्फ ये वाला डिक्लेयर कर सकते थे, ये वाला ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते थे, लेकिन इस तरीके से नहीं कर सकते थे। उससे पहले जो प्रोग्राम हमने लिखा था उसमें सिर्फ हम इस तरीके से कर सकते थे, इस तरीके से नहीं कर सकते थे। तो अब हमारे पास एक मसला आ गया, पहले क्लास में हम इस तरीके से कर सकते थे, तो हमने तो कोई कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं था, तो C++ हमें खुद एक कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर रहा था, उसको कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, लेकिन जब अब पिछले प्रोग्राम में हमने ये अपना कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया तो हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते थे, ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते थे। तो क्योंकि हमने एक कंस्ट्रक्टर लिया हुआ था अपने प्रोग्राम के अंदर, एक कंस्ट्रक्टर हमने डिफाइन किया हुआ था, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, तो हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते थे। लेकिन जब हमने अपना कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया तो फिर इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते थे, क्योंकि एक बात तो यह है कि हमने अपना कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर दिया तो कंपाइलर हमें अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, और दूसरा मसला यह है
कि इस तरीके से जब हम पिछले प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट डिफाइन करते थे तो कंस्ट्रक्टर अपने लिहाज से कोई वैल्यूज इसमें स्टोर कर रहा था, तो हमें नहीं था पता कि क्या वैल्यूज स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो उन वैल्यूज से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, दो कंस्ट्रक्टर हमने लिए कि जब हम ये वाला तरीके से करें तो अब इस ऑब्जेक्ट के पैरामीटर में 0 0 स्टोर करें, और अगर इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो इसमें हम अपनी वैल्यूज, बेसिक वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं। तो जब हम ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे तो ये वाला कंस्ट्रक्टर, ये पहला वाला कंस्ट्रक्टर जो है ये कॉल होगा, ठीक है। ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और d1 और d2 के इंचेस और फीट में 0 0 स्टोर होगा। लेकिन जब हम इस तरीके से d2 के साथ जब हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो अब ये दूसरा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और फीट और इंचेस में जो वैल्यूज हम पास कर रहे हैं ये वैल्यूज स्टोर होंगे, ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर के बाद मैंने इस प्रोग्राम में एक फंक्शन लिया है void get distance। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। हम यूजर को कहेंगे कि फीट एंटर करो, इंचेस एंटर करो, तो cn जो है वो फीट को फीट में स्टोर करेगा और इंचेस को इंचेस में स्टोर करेगा। एक और फंक्शन हमने लिया है शो डिस्टेंस। ये मुझे फीट और इंचेस एक ऑब्जेक्ट के लिए फीट और इंचेस हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अच्छा, एक और अब मैं आता हूं डिफाइनिंग फंक्शन आउटसाइड द क्लास। इस फंक्शन के थ्रू मुझे दो चीजें समझ आ जाएगी। एक कि एक फंक्शन है, इसको मैंने क्लास के अंदर सिर्फ डिक्लेयर किया है, इसको मैं क्लास के बाहर कैसे डिफाइन करूंगा। और दूसरा, मैं एक फंक्शन को ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर कैसे पास करूंगा। सबसे पहले फंक्शन को क्लास से बाहर कैसे डिफाइन करते हैं, तो लेट्स सपोज ये मेरे पास एक फंक्शन है void add distance। इसकी दो पैरामीटर है डिस्टेंस और डिस्टेंस क्लास के दो पैरामीटर लेते हैं। मैं कहता हूं कि ये फंक्शन मेरे पास है लेकिन इसको मैं क्लास से बाहर डिफाइन कर रहा हूं। तो क्लास से जब बाहर आप फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं तो क्लास के अंदर आप डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। डिक्लेयर करने का तरीका क्या है कि रिटर्न टाइप लिखेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे और जो पैरामीटर लेते हैं उसका वो लिखेंगे, ठीक है। कि दो पैरामीटर लेते हैं, तीन लेते हैं और कौन से किस्म के हैं, और उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे। तो ये फंक्शन हमने डिक्लेयर की। तो फंक्शन डिक्लेयर करने का मकसद यह है कि इस क्लास में एक फंक्शन है लेकिन क्लास के अंदर डिफाइन नहीं, क्लास के बाहर डिफाइन कर रहा हूं। क्लास के बाहर आके हम इसको डिफाइन इस तरह करेंगे कि void इसका रिटर्न टाइप है। डिस्टेंस कौन सी क्लास का है, क्योंकि एक पेज के अंदर मुख्तलिफ क्लासेस हो सकते हैं, तो मैं बताऊंगा कि ये डिस्टेंस क्लास का है। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का मतलब यह है कि क्लास के अंदर, डिस्टेंस क्लास के अंदर ये डिक्लेयर्ड है लेकिन क्लास के बाहर इसको मैं इधर डिफाइन कर रहा हूं। फंक्शन का नाम लिखेंगे, ये जो दो पैरामीटर लेते हैं वो लेंगे। तो अब मैंने इधर जो दो पैरामीटर लिए हैं वो कौन से किस्म के पैरामीटर है, वो डिस्टेंस क्लास के पैरामीटर है, डिस्टेंस क्लास के ऑब्जेक्ट्स है। तो ऑब्जेक्ट्स हम जिस तरह मैंने बताया कि जिस तरह हम सिंपल वेरिएबल पास करते हैं इस तरह हम क्लास के ऑब्जेक्ट्स को भी एज पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो कौन से क्लास का, देखो इधर डिस्टेंस क्लास का मैंने d1 ऑब्जेक्ट पास कर दिया, डिस्टेंस क्लास का मैंने d2, ये मैंने पैरामीटर लिए, फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। इसका ये मतलब है कि इस फंक्शन को दो ऑब्जेक्ट्स आप क्लास डिस्टेंस आप पास करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स पास करेंगे आप। पहला ऑब्जेक्ट जो है वो d1 में आएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो d2 में आएगा, ठीक है। अच्छा, तो आप लोगों को पता है कि डिस्टेंस में इंचेस और फीट है। तो मैं इस फंक्शन को ऐड कर रहा हूं, इस फंक्शन के थ्रू मैं दो ऑब्जेक्ट्स ऐड कर रहा हूं, d1 और d2। तो d1 के इंचेस और d2 के इंचेस में जमा करूंगा, d2 डॉट इंचेस प्लस d1 डॉट इंचेस। पहले मैं इंचेस को जमा करूंगा, फिर मैं इसके बाद d1 डॉट फीट और d2 डॉट फीट जमा करूंगा। अब अच्छा, इधर ये चीज लगाने का क्या मतलब है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि लेट सपोज मेरे पास d1 डॉट इंचेस में लेट सपोज 9 इंचेस है, d2 डॉट इंचेस में लेट सपोज 8 इंचेस है। तो ये टोटल कितने बनते हैं, 17 इंचेस। तो 17 इंचेस जो है ये फीट से क्या है, ज्यादा है। हम ये नहीं लिखते कि फलां चीज जो है वो 5 फीट और 17 इंचेस है, ये तो बात गलत हो गई ना। एक फीट में 12 इंचेस है। तो इधर हम क्या करेंगे, अगर एक d1 में लेट सपोज इंचेस क्या है
9 है, D2 में लेट सपोज इंचेस 8 है, तो वो को टोटल बनता है 17 इंचेस। तो हम क्या करेंगे, F इंचेस अगर 12 से ज्यादा है तो इंचेस को 12 से कम, 12 से वो करो, 12 पे डिक्रीज करो, मतलब इंचेस से 12 माइनस करो और फीट में 1 जमा करो। ठीक है, तो अब फीट में लेट सपोज इधर इधर फीट का मेरे पास 0 था, फीट हो गया 1, और फीट के साथ मैं ऐड करूंगा D1 D2 डॉट फीट और D1 डॉट फीट। ठीक है, तो ये इस तरह आएगा। मैं पेंट में एक पिक्चर ड्रा कर रहा हूं। लेट सपोज ये मेरे पास D1 है, ये मेरे पास क्या है, D2 है, ये हो गया D1, ये हो गया D2। D1 में फीट और इंचेस है, लेट सपोज D1 में फीट 3 है और इंचेस 9 है। ठीक है, D2 में फीट लेट सपोज है 4 और इंचेस है लेट सपोज 8। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं D3 में ऐड कर रहा हूं। तो D3 में मैं कॉल कर रहा हूं कि D3 डॉट ऐड, D3 में ऐड करो क्या, D1 और D2। तो D1 जो है वो पास होगा डिस्टेंस 1 में, इधर D1 पास होगा डिस्टेंस 1 के ऑब्जेक्ट में, D2 पास होगा D2 में, और D3 में हमारे पास ये जो D3 है इसके साथ D3 के साथ तो ये फंक्शन कॉल हो गया। तो इस फंक्शन में, इस फंक्शन, अब ये फंक्शन में जो D1 है वो रिप्रेजेंट करेगा इस D3 को। अब ये फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐड जो फंक्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है D3 को। तो मैं कहता हूं कि D1 डॉट इंचेस प्लस D2 डॉट इंचेस ये दोनों जमा होंगे तो ये किस में स्टोर होंगे, D3 डॉट इंचेस में। ठीक है, लेट सपोज पहले मैं जमा कर रहा हूं इंचेस को, ये दोनों इंचेस जब जमा होंगे तो इससे आता है 17। अब मैं टेस्ट कर रहा हूं कि क्या 17 जो है वो 12 से ज्यादा तो नहीं है, तो ऑब्वियसली ज्यादा है 12 से। तो इधर मैं कहूंगा कि फीट इज इक्वल टू प्लस प्लस, फीट को क्या करो, प्लस प्लस करो, तो फीट हो गया हमारे पास 1। ठीक है, और इंचेस को मैं कर रहा हूं, इंचेस मेरे पास हो गए 17 से 12 माइनस करो तो इंचेस मेरे पास आ गए 5। ठीक है, और फीट मेरे पास 3 और 4 7 ये हो गए, 3 जब 4 7 फीट ये हो गए, और 1 फीट जो इंचेस से आया है, तो 7 8, तो ये मेरे पास हो गया 8 फीट 5 इंचेस। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये ऐड फंक्शन काम करेगा। मेन फंक्शन में यूज करने के लिए डिस्टेंस D1 की मैंने 2 ऑब्जेक्ट बना लिए। तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कार्य करेगा, पहला वाला नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसमें मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया। D1 के लिए इंचेस और फीट 0 होंगे, D3 के लिए भी इंचेस और फीट 0 होंगे। डिस्टेंस 2 के मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसको मैंने कहा कि इसकी फीट 11 और इंचेस 6.25, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस D2 जो है उसके लिए दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, D1 डॉट गेट डिस्टेंस फंक्शन कॉल कर रहा हूं, तो गेट डिस्टेंस मुझसे वैल्यू लेगा। D3 डॉट ऐड D1 और D2, D3 में ऐड करो, D3 डॉट ऐड का ये मतलब है कि D3 में ऐड करो क्या, D1 और D2। तो D1 डॉट इंचेस प्लस D2 डॉट इंचेस D3 डॉट इंचेस में आएंगे, D1 डॉट इंचेस D1 डॉट फीट प्लस D2 डॉट फीट आएंगे D3 डॉट फीट में। ठीक है, और फिर जब मैं इसको शो करूंगा तो ये मुझे D1 शो करेगा, D2 शो करेगा और D3 शो करेगा। प्रोग्राम को मैं सपोज रन करता हूं तो देखो, सॉरी ये पिछले वाला प्रोग्राम ले रहा है, इसको मैं इधर से बिल्ड कर रहा हूँ, बिल्ड फाइल, और मैं जब इसको रन करूंगा तो ये मुझे कहता है कि D2 के लिए फीट एंटर करो। लेट सपोज D2 के लिए मैंने फीट एंटर की 5, D2 के लिए इंचेस लेट सपोज मैंने एंटर कर दिया 8.4। तो अब देखो D1 में 5 और 8.4 है, D2 में 11 और 4.25 है, और D3 में 17 और 2.65। 17 5 और 6 11, 11 और 5 16,
और इधर देखो इंचेस 8 और 6 14 आता है, तो मतलब 14 जो है वो 12 से ज्यादा है, तो फीट में 1 जमा करो और 2.65 इंचेस बच जाते हैं। ठीक है, इस तरह इस क्लास के अंदर हमने 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए कि मतलब कंस्ट्रक्टर और लोडिंग क्या है, कि एक नाम से मतलब क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। फंक्शन हम क्लास के बाहर कैसे डिफाइन करते हैं, तो क्लास के अंदर हम इसको डिक्लेयर करेंगे और क्लास के बाहर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग दिस स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, और तीसरी बात जो हमने डिस्कस की वो ऑब्जेक्ट एज फंक्शन पैरामीटर हम कैसे पास करेंगे, तो हम फंक्शन में फॉर्मल पैरामीटर्स में अब क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स लेंगे, क्लास के ऑब्जेक्ट्स, और उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स हम पास करेंगे एज पैरामीटर। लेकिन ये भी बात याद रखिए कि दोनों का क्लास सेम होगा। देखो इधर ये भी इस डिस्टेंस क्लास के ऑब्जेक्ट है और इधर भी ये डिस्टेंस क्लास के ऑब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि किसी और काउंटर क्लास का या किसी और क्लास का ग्राफ क्लास का ऑब्जेक्ट आप डिस्टेंस को पास करें, वो नहीं कर सकते। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई भी मसला हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।